खुदा की है दौलत, खुदा की जमीन है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी। मरीम नवाज को तो भी पता ही नहीं है उसने भी क्या करना है। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत पॉलिटिशियन खातून जो है वो तमीज के दायरे में रहना चाहिए। इमरान खान उसकी अलल अलान इस मुल्क की अशराफिया जो अमीर सियासी अशराफिया है, हम उसके खिलाफ एक पार्टी बना रहे हैं। मैं फौज को चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करे। एहसन इकबाल जो है वो तो बल्कि इसी सोफे में यहाँ बैठे। देश भट्ट ने इंडिया से ऑफर भी की, लेकिन आपने उनके सामने तीन ये इमरान खान ने इतनी मजहबियत पैदा की है इस मुल्क के अंदर। ऐसी खवातीन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेकर चल रही हैं, क्या आपकी पार्टी उन खवातीन को भी पिछड़ा में वाक़या हुआ है, आपने उसके बारे में देखा कि ये इसमें ज्यादा बड़ा कसूर इमरान खान जैसे लोगों का है। जुनैद ने एक तो काम डेफिनेटली किया था जो कि गलत। पाकिस्तानी को अकल होनी चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा अदारा नहीं है। वो तो तमाम मुल्कों के दुनिया के उनके बारे में बात करने के लिए। जो सीएम है मरियम नवाज या मोहसिन नकवी, इन दोनों में से बेहतर कारकर्दगी किसकी लगी? देखिए, मरियम नवाज को तो भी पता ही नहीं है उसने भी क्या करना है। आपको पता अभी इमेज मेकिंग मरियम नवाज की चल रही है, और वो जो है एक औरत है, इस लिहाज से मैं उनको ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ अच्छा कर सकें। औरतों के लिए फ़ायदा होगा इस मुल्क के अंदर, उनको पावर मिली है। लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो एक्सपीरियंस आदमी थे बड़े, और आइडियोलॉजिकली भी वे ख़ास जगह पे खड़े हैं। चाहे मैं उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करूँ या इख्तलाफ करूँ, तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी उनकी ग्रिप थी जो भी उन्होंने किया है। कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ भी होंगे, ज़ाहिर बात है, पीटीआई वाले और भी लोग, लेकिन उन्होंने जो इतना अर्सा जो कुछ किया है, जिस तरीके से चलाया है सेटअप, जो भी इंटरिम सेटअप था, मेरा ख्याल है वो काफ़ी ठीक था। सर, कारकर्दगी को अगर छोड़ें हम कुछ देर के लिए पीछे और खूबसूरती की बात करें, तो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत पॉलिटिशियन खातून जो है वो कौन है? किसे समझते हैं जो चमकती हैं? अच्छा, मुझे वैसे इस तरह का सवाल जो होता है ना, उसका जवाब देने के बाकायदा ट्रेनिंग है, तो मैं तो जवाब ही नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखो, वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो मुझे लगता है कि तमाम दुनिया की औरतें खूबसूरत होती हैं, और अगर वो उनके अंदर एक हो ना इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी हो, वो ज़िंदगी में कुछ ज़िंदगी में करना चाहें, उनके अंदर जज्बा हो, फिर वो अच्छी औरतें भी हों, काइंड औरतें हों, तो उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो अगर आपका कोई भी इशारा है किसी भी ऐसी खातून की तरफ जो पॉलिटिशियन है, जो पावर में है, या जो मिनिस्टर हैं, या कोई भी, तो मैं तो चाहूँगा कि वो इस तरह की औरत बनने की कोशिश करें, तो शायद ज़्यादा खूबसूरत और हो जाए। अगर एक ही फैमिली में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, इनकी वजूहात की वजह से घरों में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड किसी और को, और लड़ाई झगड़ा, ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि देखें, जो अपने माँ बाप, बहन भाई, बाल बच्चे होते हैं ना, और करीबी दोस्त होते हैं, करीबी ताल्लुकदार, जिनके साथ आपने रहना होता है और आपने सोचा होता है कि इनके साथ रहना अच्छा लगता है, तो उनके साथ कोशिश करेंगे ऐसे मामला, सियासी मामला जिन पे वो ज़्यादा जज्बाती आप भी हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं, तो आप गुफ्तगू ना करें। लेकिन अगर कोई उनमें से फिर बदतमीज़ी करता है, तो ये बड़ी ज़्यादती है, ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अपने रिश्ते जो है ना, वो सियासत से ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं लोगों से रहना होता है आखिरकार। सर, पीटीआई सपोर्टर्स जितने भी हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हमेशा गाली गलौज से क्यों बात करते हैं? क्या मतलब हम लोग अगर बहस करना छोड़ देते हैं तो वो समझते हैं कि गाली गलौज की वजह से वो सच्चे साबित हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है कि तमाम पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हैं? इमरान खान उसकी वजह है। इमरान खान खुद एक बदलिहाज और बदतमीज़ आदमी है। इमरान खान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आमतौर पर गालियाँ वालियाँ निकालता है, और उन गालियों में यही चीज़ें होती हैं जो जिनसी अल्फाज भी होते हैं, औरतों के बारे में बातचीत करता है इस तरह की उल्टी सीधी किस्म की। फिर वो ये जो है जानवर भी लोगों को बोल देता है, जो गाली उसकी भी होती है। तो यही गालियाँ होती हैं। मैं तो देखें, कभी भी सख्त अल्फाज को गाली नहीं कहता। जब भी पीटीआई के लोग मेरे टाइमलाइन पे आके फेसबुक पे या ट्विटर पे कहते हैं ना कि मैं इमरान खान को गाली निकालता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैंने इमरान खान को जब भी कहा है, सख्त अल्फाज बोले हैं, मैंने कभी गाली नहीं निकाली इमरान खान को, बल्कि मैं किसी को भी नहीं निकालता। मैं मेरे शोबिज़ के अंदर मेरा पूरा एक हिस्ट्री है मेरी। किसी से आप पूछ लें कि मैंने कभी बदगोई या बदकलामी की हो। हाँ, सख्त अल्फाज सियासत में बोलना ज़रूरी है। आप जो कह रही हैं ना कि इस वक्त गालम गलोच जो की जा रही है और जो लोग करते हैं, ये इमरान खान के इमेज पे पीटीआई बनी है, और पीटीआई के अंदर
बदकिस्मती से जो लोग हैं अब उसी को चूंकि देखते हैं लीडर के बिल्कुल तौर ऐसे पे, ही है। तो उनके अंदर भी वो सर, चीज़ें आ आपने गई। किसानों के बारे में एक गाना बनाया था जो कि बहुत ज्यादा हिट गया आपका, इवन इंडिया में भी वो गाना जो है बहुत ज्यादा चलाया गया। तो आपने इस किस्म का दोबारा कोई गाना क्यों नहीं बनाया? मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन अब कुछ अरसे से नहीं बनाया हुआ। आपने भी आज ये पॉइंट आउट किया, मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह दोबारा। मैंने मजदूरों किसानों पे बहुत से गाने बनाए हैं, मेहनत कशों के ऊपर। और क्योंकि हमारी पार्टी ही जो है वो मिडिल क्लास की, मेहनत कशों की और नौजवानों की पार्टी है, और हम अलिल अलान इस मुल्क के अशराफिया, जो अमीर सियासी अशराफिया है, हम उसके ख़िलाफ़ एक पार्टी बना रहे हैं। और हम बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं इस वक्त। हमें लोग भी चाहिए जो मिडिल क्लास से और वर्किंग क्लास से आएँ, तो उनको पता होना चाहिए कि ये इस तरह के जो गाने होते हैं वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर जज्बा आए और वो सियासी तौर पे एक मोबिलाइज हो सके एक सर, तरीके से। आपने फौज को लेकर भी एक गाना बनाया, दोस्ती एल्बम था वो, बेहद हिट गया वो सॉन्ग, बहुत पसंद किया गया। दोबारा उस किस्म का गाना दोबारा क्यों नहीं आपने बनाया? अच्छा, मैं ना एक बात बताऊँ आपको कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने दोस्ती गाना गाया। मैं उससे सियासत में भी नहीं था। सियासत में होता तो शायद ना गाता, क्योंकि वो फिर गलत मैसेज जाता है कि जी मैं फ़ौज को चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि फ़ौज के अंदर जितने सिपाही हैं, जितने भी अफसर हैं, वो मुझे प्यार करते हैं सिर्फ उस गाने की वजह से। क्योंकि वो उनको उस गाना सुन के उनके अंदर एक जज्बा उभरता है, नो डाउट, वो उनका गाना दिल बहुत करता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बेशक। तो मुझे ये बात हमेशा अच्छी लगती है। अब शायद मैं इस तरह ना बना सकूं क्योंकि सियासत में आ गया हूं, लेकिन मैं अदारे के तौर पे फ़ौज जो है उसको हमेशा मोहब्बत से देखता हूं। सिर्फ सियासी उनका अमल जो है वो नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, हम इसका हमारा असूली तौर में वाकफ़ है ये। बेशक। लेकिन आइंदा मैं वैसे पाकिस्तानियों के लिए गाने बनाता रहूँगा, हमने फ़ौज भी शामिल ही होगी डेफिनेटली। सर, आपके पास एक दफ़ा एहसन इकबाल भी आ चुके हैं और पीटीआई के कुछ लोग आ चुके हैं जिन्होंने आपको दावत भी दी। तो एहसन इकबाल साहब तो बड़े शरीफ इंसान हैं, आपने उनकी बात भी नहीं मानी? इस तरह तो देखें, मुझे नज़र गोंदल जो है उनके भाई जुल्फ़कार गोंदल, उन्होंने भी कहा था पीपल्स पार्टी की टिकट लेने के लिए लाहौर से। और नज़र गोंदल उस ज़माने में आप याद रखिए कि वो पीपल्स पार्टी में थे, 2013 की बात है। और नज़र गोंदल और जुल्फ़कार गोंदल दोनों, जुल्फ़कार गोंदल बल्कि यहाँ से MPA भी रहे पंजाब से, तो उनको भी मैंने इनकार किया था, मतलब माजरत की थी। इसी तरह इमरान खान को मैंने आपको बताया, मैंने 4 दफ़ा माजरत की। एक दफ़ा मुझे इमरान इस्माइल ने भी फ़ोन किया था कराची से, मुझे अब याद है एकदम, कि उन्होंने भी पार्टी में आने के लिए कहा। और एहसन इकबाल जो है वो तो बल्कि इसी सोफे पे यहाँ बैठे थे। ये वो मेरे सीनियर हैं, UVT लाहौर से वो मेरे सीनियर हैं, और वो आए थे, उनकी मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझसे मैं नून ज्वाइन करने के लिए कहा 2013 में ही। तो मैंने तो उनसे कहा था कि मैं तो लेफ़्ट का आदमी हूँ, मैं तो बाएं बाजू का आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझे आगे से बल्कि कहा कि यार हमारे चीफ मिनिस्टर भी तो बाएं बाजू के शायर जो हैं हबीब जालिब, उनकी नज़में पढ़ते हैं, मतलब शहबाज शरीफ की बात वो कर रहे थे। तो बहरहाल ये तो एक लाइट मूड में हमने बात की, लेकिन उनसे मैंने माजरत इसी तरह की थी क्योंकि मैं जो पार्टी हम बनाना चाहते हैं, हम इनकलाबी लोग हैं, हम इस मुल्क के अंदर अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो पार्टी नहीं है मुस्लिम नून। लोग तो इंडिया में काम करने के लिए तरसते हैं और आपको महेश भट्ट ने इंडिया से ऑफर भी की, लेकिन आपने उनके सामने 3 शराइत रख दी। वो 3 शराइत वाला मामला क्या था? अच्छा, महेश भट्ट जो है उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ उनकी बहुत से ख़यालात की वजह से। लेकिन हुआ ये था कि उन्होंने मुझे एक गाना मेरा था बिन तेरे क्या जीना, उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, हमारी फ़िल्म में हमने लेना है। तो उन्होंने बड़े एहतराम और प्यार और इज़्ज़त के साथ मुझे पूछा, मैं भी उनके साथ इसी तरह था। तो मुकेश भट्ट और वो दोनों आए थे हमारे स्टूडियो जहाँ मैं काम कर रहा था इंडिया में, एम्पायर स्टूडियो में था मैं उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है कि आपकी जो फिल्म होती हैं वो थोड़ा सा उसमें आपकी पिक्चराइजेशन, उस ज़माने में वो ऐसी फिल्में बना रहे थे जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा लिबरल और आप ये समझें कि ज़रा बोल्ड कहेंगे फिल्मी सेंस में, तो वो उस तरह का वो करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चूँकि यहाँ ना पाकिस्तान में मौसीकी के अलावा मैं तमगा इम्तियाज़ मुझे मिला है, सारा इसार मिला है, ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला है, सदारती अवार्ड्स मिले हुए हैं मुझे। उसके अलावा मैं यहाँ पे पोलियो का एम्बेसडर रहा हूँ, तो फिल्म और मौसीकी तो अलग है उससे। तो मेरा जो इमेज है ना एक ख़ास किस्म का है, फैमिलीज पसंद करती है मेरा इमेज। तो अगर मेरे इस गाने में आपने पिक्चराइज ऐसे किया ना कि मुझे मुसीबत पड़ गई,
तो ये गलत हो जाएगा, तो ये काइंडली एक तो ना कीजिएगा। तो उन्होंने मुकेश साथ बैठे थे, उन्होंने मुकेश भट्ट से कहा मुकेश, वी हैव बीन डीलिंग विद किड्स until now we are dealing with the big boy from Pakistan. I still remember his words, क्योंकि मुझे अच्छी तरह विविडली याद है पूरा, उनको भी याद होगा। तो दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि ये गाना जो है ये जैसा है वैसे ही आप करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम कुछ स्टैंजा शायद एक डालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप स्टैंजा कर लें। उन्होंने स्टैंजा किया भी। और तीसरा मैंने उनसे कहा था कि मैं खुद गाऊंगा, ये ना हो कि आप किसी और से गवाएं, जी जी। तो मैं खुद गाऊंगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी ये सारी चीज़ें सुनी भी और उस पर अमल भी अब किया। जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही सच्चे इंसान और बड़ी ईमानदारी से हर बात का जवाब दे रहे हैं। जुनैद जमशेद साहब के ऊपर भी आपने तनकीद की थी कुछ इस तरह की कि उन्होंने जो सारी ज़िंदगी मुआवजा कमाया सिंगिंग से, क्या वो हलाल था और फिर उसे उन्हें अल्लाह की राह में आगे उन्होंने उसको खर्च भी किया या नहीं किया, या इस बारे में आप क्या समझते हैं? देखो, हुआ ये था कि पहली बात तो ये कि जुनैद जो है वो मैं उसके बारे में ना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करता, क्योंकि जुनैद ने एक तो काम डेफिनेटली किया था जो कि गलत था, कि उसने मौसीकी छोड़ के मौसीकी के ख़िलाफ़ ही बात करनी शुरू कर दी, और यहाँ तक चला गया कि उसने कहा कि ये जो काम है ये हराम काम है। तो ये उसको नहीं करना चाहिए था। और उसने इस मुल्क के अंदर ये इस चीज़ की बुनियाद रखी एक तरह से कि इस मुल्क के अंदर रिलीजियोसिटी जो है, जिसको हम मजहबियत कहते हैं, एक जहन में रखो कि मज़हब पैरा पे कारबंद होना और मजहबियत के ऊपर कारबंद होना, इन दोनों में फ़र्क है। मज़हब पे कारबंद होने वाला आदमी या औरत बड़े खूबसूरती के साथ खुदा के साथ एक ताल्लुक़ कायम करते हैं। मजहबियत का मतलब होता है कि आप मज़हब को लोगों की ज़िंदगियों के अंदर उसका दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं उसके थ्रू, और आप कहते हैं ये सही है गलत है, ख़बरदार जो ही किया, ख़बरदार जो ही नहीं किया, आप उनकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें जुनैद का भी रोल था, जो कि बाद में थोड़ा सा कम उसने कर लिया। लेकिन उसने कहा, हुआ ये था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन जाफ़र होते थे जंग के रिपोर्टर, उन्होंने खड़े होकर जब ये इस तरह की बात कर रहा था ना जुनैद के, मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको भी हदायत मिले जिस तरह मुझे मिली है, और वो ये काम छोड़ दें। तो उन्होंने खड़े होकर फिर पूछा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि देखें, आप ये सारी बातें कर रहे हैं ऐसी, चलें आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्या वो जो आपने सारा पैसा कमाया है इतना अरसा म्यूज़िक से, घर बनाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो क्या आप वो पैसा वापस करेंगे? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक तो ये हराम काम है, तो ये पैसा वापस करेंगे? तो जुनैद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, उनका चेहरा भी लाल हो गया। और मुझे जहाँ तक याद है, मोहसिन जाफ़र ज़्यादा बता सकेंगे बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने आगे से सिर्फ ये एक नहायत कमज़ोर सी तवजीह दी कि मैंने फतवा लिया है और उसके मुताबिक जितना पैसा मैंने उस ज़माने में कमाया था हदायत मिलने से पहले, तो वो मैं सारा रख सकता हूँ। सर तो आपकी पार्टी जो कि बराबरी, जिसमें आप कहते हैं कि सभी बराबर होंगे, किसी को भी किसी पे फोकियत हासिल नहीं है, तो फिर ऐसी ख़वातीन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेकर चल रही हैं, क्या आपकी पार्टी उन ख़वातीन को भी सपोर्ट करती है? मेरी पार्टी किसी के मामलात में दखल नहीं देती, सिवाय किसके? रोटी कपड़ा मकान, इज़्ज़त रोज़गार, तालीम, इलाज, सेहत, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इंसानों की इज़्ज़त माशरे में जो मिलनी चाहिए, हमारा ये सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट सबका होना चाहिए। अच्छा देखो, ये जो होता है ना कि आप किसी को कहें कि आप ये ना करो वो ना करो, अभी अगर हम इसको फैला लें तो कोई भी किसी को भी कह सकता है ना। अभी आप मेरे घर से बाहर निकलो और आपको यहाँ से कोई बंदा खड़ा हो जाए और कहे जी आप फ़ौरन जो है ना, अगर आपको चादर अभी नहीं है तो अपनी गाड़ी की जो है ना वो सीट का कपड़ा उसको बेशक काट के करें, लेकिन अभी मेरे सामने चादर पहने, तो आप क्या करेंगे? कुछ दिन पहले जो इचरा में वाकया हुआ है, आपने उसके बारे में देखा कि एक खातून को कितना बस हरासा किया गया? ये इसमें ज़्यादा बड़ा कसूर इमरान खान जैसे लोगों का है। और देखें, लोग मुझे कहते हैं कि जी इसमें मजहबी जमातें जो हैं वही कर रही हैं, मजहबी सियासी जमातें पहले से हैं। हमारा उनसे इख्तिलाफ हो सकता है इस पे कि आप मज़हब यूज़ करके आप सियासत ना करें, लेकिन बहरहाल वो लोग जिस तरह की भी है ना, उनके अंदर मुनाफिकत कम होती है, होती होगी उनके अंदर भी, मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं तो होती ही होगी, लेकिन कम होती है, दोगलापन भी कम होता है, क्योंकि वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। तो आम लोग जो है ना मजहबी वोट नहीं देते पाकिस्तान में, आपने नोट किया होगा, लोग मज़हब के नाम पे वोट नहीं देते। इमरान खान ने एक तरीका इस्तेमाल किया है जो कि नहायत चालाक तरीके से किया, मकारी से।
उसने अपना क्लीन शेवन फेस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी हम क्लीन शेवन भी रहें और जैसे ही इस्लाम की बात है तो हम फौरन मुजाहिद भी बन जाएं। तो एक अजीब किस्म की ना हमारे मुल्क में मुनाफिकत है जो हर जगह आपको नजर आएगी। मतलब हम दूसरे की माँ बहनों जो है उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, हमारी माँ बहनें जो उनके बारे में कोई बात ना करें। तो इस तरह के लोग हैं हमारे मुल्क में, और ये बड़ा अफसोसनाक बात है। जब तक ठीक नहीं होंगे मुल्क भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पहले हिदायत दी जाए बराबरी बॉडी की तरफ से कि ये अपनी मुनाफिकत कम करें। तो ये जो वाक़या हुआ है ना, ये इमरान खान ने इतनी मजहबियत पैदा की है इस मुल्क के अंदर, एक बड़ा इमेज बन गए कि उसने जब आप मज़हब की बात शुरू करते हैं ना, अब फ़र्ज़ करें दीवार पे लिखा हुआ है मज़हब, अब एक मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रही हैं, 2-4 लोग और भी पढ़ रहे हैं। हर इंसान उस लफ्ज़ को, जो मज़हब लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, और आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब दीवारों पे लिखा हुआ है, आप जहाँ देखते हैं वही नजर आता है। आपको रोटी कपड़ा मकान लिखा नहीं नजर आता, आपको नजर आता है मज़हब। तो अब होता गया है कि जो इंसान देख रहा होता है ना, जिस तरह की ट्रेनिंग होती है ना, जिस तरह की किताबें उसने मज़हब पढ़ी होती हैं, जिस तरह के उसका माहौल होता है घर का, जिस तरह के उसके माँ बाप फ़लसफ़ा मानते हैं, क्या वो गांधी साहब वाला मानते हैं, गुलाम अहमद परवेज़ का मानते हैं, या वो मौलाना मौदूदी का मानते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान का मानते हैं, इस्लाई साहब का मानते हैं, जो डिफरेंट आपके उलमा हैं, या वो तालिबान वाला मानते हैं। तो ये उन लोगों का अपना एक माइंड सेट है। जब वो मज़हब का लफ्ज़ देखेंगे ना, तो उनके जहन में अपना वाला मज़हब आएगा जो उनका तासुर है। तो होगा क्या, सोसाइटी में तकसीम शुरू हो जाएगी, उससे एक लफ्ज़ की वजह से तकसीम हो जाएगी ना। आप जब एक लफ्ज़ के ऊपर लोगों को बार बार इश्तिआल दिला रहे हैं, बार बार ध्यान दिलवा रहे हैं, तो आखिरकार क्या होगा। तो इमरान खान ने ये जो किया ना, ये इसने इतना ज़्यादती के साथ किया है कि ज़ियाउल हक के बाद ये दूसरा आदमी है जिससे इस मुल्क के अंदर लोगों को अपने असल इशू से हटा के तकरीरें कर रहा है जाके अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर आपने इस्लाम पे तकरीर कर दी है तो पाकिस्तानी को अकल होनी चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा अदारा नहीं है कि जहाँ पे आप ये करें, क्योंकि कल फिर वो जो चीनी है वो आगे बुद्ध मत पे तकरीर करेगा, वो जो मोदी है वो आगे हिंदू मत पे करेगा, फिर वहाँ से वो जो इसराइल का वो है नेतन्याहू वो आके यहूदियत पे करेगा। तो क्या होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी लड़ाई पड़ जाएगी मज़हब की। वो तो तमाम मुल्कों के दुनिया के उनके बारे में बात करने के लिए बना है, उनकी तमाम मुल्कों की खारजा पॉलिसी को देखने के लिए, उनके इंटरनल जो हालात हैं उनको देखने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जहाँ पे कोई अनरेस्ट हो रहा है, कोई वॉर हो रही है, कोई फैमिन आ गया है, वो उसके लिए बना है, बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। वहाँ पे आप अपना मज़हब लेके जाएंगे तो सबका अपना अपना है। फिर तो इसने वो जाके कर दी। अब लोग जो हैं वो इस बात पे कह रहे हैं कि देखें जी क्या कर दी। भाई उसकी अपनी असल ज़िंदगी देखो, उसकी जो बेटी है वो उसको अपनी बेटी नहीं मानता, बिल्कुल ऐसे ही है, आज तक नहीं माना उसने। उसकी पुरानी बीवी वो पाल रही है, वो जो जमायमा है। इसके अपने जो दोनों बेटे हैं वो पूरी उस तरह सेकुलर तरीके से रहते हैं, लिबरल तरीके से, जिस तरह इंग्लैंड में सारे रहते हैं, और वो सब कुछ वो करते हैं जो इंग्लैंड में सब लोग करते हैं। तो इमरान खान उनको तो सुधार नहीं सका, यहाँ आके हमें तकरीरें कर करके दिखा रहा है, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। लोग यहाँ पे देखो, मैं आखिरी आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान में लोगों को मज़हब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मज़हब पहले से उनके पास है। पाकिस्तान में जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है वो वही है जो उनके पास नहीं है। और वो क्या नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है, अच्छे रोज़गार नहीं है, तरक्की खुशहाली नहीं है। इसके ऊपर बात करें, इस पे बात करने पर इनके पर जलते हैं। इनसे होता कुछ है नहीं। ये आते हैं तो तोशा खाने से पैसे बना लेते हैं, ये आते हैं तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मलिक रियाज जैसे आदमी से ले लेते हैं, जो करप्ट तरीन आदमी पाकिस्तान के दौरे मशहूर है, जो खुद कहता है अपने इंटरव्यू में कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ। मैं मलिक रियाज से कभी एक ढेला ना लूँ ज़िंदगी में, मैं कभी किसी इस मुल्क के अमीर आदमी से एक ढेला ना लूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने पैसे कैसे बनाए हैं। मैंने कभी नवाज शरीफ से पैसे नहीं लिए, मैंने कभी आसिफ ज़रदारी से पैसे नहीं लिए, मैंने किसी जर्नैल से पैसे नहीं लिए। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना, बबांगे धोल कह सकता हूँ। तो मसला ये है कि इस आदमी ने वो तमाम काम किए हैं जो कि गलत थे, लेकिन साथ मज़हब की बातें करता रहा, अपने आप को नेक नामी अपनी बनाता रहा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि जो वाक़या हुआ है इछरे वाला, उसके अंदर भी इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है इनडायरेक्टली। ये अगर ऐसी चीज़ें ना करता तो जो आम छोटी छोटी मजहबी जमातें हैं वो भी वो सही समझती हैं, वो कर रही होती हैं, लेकिन उनको वोट भी नहीं दे रहा था कोई। इस आदमी ने डबल काम करके इस मुल्क के अंदर दोबारा एक मजबूत की एक फ़िज़ा कायम कर दी है, जो कि मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर आगे आने वाले वक्त में नफरत और तकसीम का मज़ीद बाइस बनेगी। सर आपने बेशुमार गाने गाए हैं, उनमें जो आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है, वो गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
अच्छा चले, मैं वो शायद आपने ना सुना हो, बल्कि आप इस गाने को प्रमोट करें। ये मेरा जरूर, सब, इंशाल्लाह। ये इनकलाबी गाना है, मैं आपको चंद लाइन सुना देता हूँ। खुदा की है दौलत, खुदा की जमी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी जमी है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है। ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक हक सच न हो, किसी के ना आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो। मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। सर, आपसे आज की बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं पर्सनली खुद भी आपकी बहुत बड़ी फैन थी और आपसे बहुत मिलना शुक्रिया। चाहती थी। और आज यकीन कीजिए कि आपसे मिलकर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि जब आपकी पसंदीदा शख्सियत आपके सामने मौजूद होती है तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं आप लोग भी समझ सकते हैं। आज बहुत मजे की इनसे बातें की। फिर मिलेंगे ऐसे नए एक्साइटिंग नए नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।